हम तो इस तरीके से बेसिकली आपका जो है ना, जिसे कहते हैं प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। इसमें ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपने कौन कौन से प्रोसेसेस को मतलब आपकी मेमोरी का साइज़ क्या है। इसमें ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपके पास हार्डवेयर प्रोसेसिंग यूनिट्स मतलब कितने हैं, ठीक है। उसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि रेडी क्यू में कितने प्रोसेसेस हैं, वेट क्यू में कितने प्रोसेसेस हैं, और फिर वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। सो उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं, आपने देखें मैंने अभी आपको वो टेबल में भी डाल के दिखाया कि जैसे 4 प्रोसेसेस थे, P1, P2, P3, P4, सारे रेडी क्यू में थे। फिर एक को सीपीयू एलोकेट हुआ, जब सीपीयू एलोकेट हुआ वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। उसके बाद उसे आईओ डिवाइस की ज़रूरत पड़ी। जैसे ही उसे आईओ डिवाइस की ज़रूरत पड़ी तो वो वेट क्यू में चला गया, यानी उससे सीपीयू ले लिया गया और P2 को सीपीयू असाइन कर दिया गया। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और ये जो बेसिकली काम है ना कि जिसमें एक प्रोसेस से सीपीयू ले लिया गया और दूसरे प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया गया, दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। अ कॉन्टेक्स्ट स्विच occurs when the CPU switches from one process to another. The CPU must save the state of old process and load the saved state for the new process via context switch. ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब एक प्रोसेस सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, किसी वजह से वो प्रोसेस जो है किसी दूसरे क्यू में चला जाए और सीपीयू जो है एक प्रोसेस उस प्रोसेस के बजाय किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, तो यकीनन उसको क्या करना पड़ेगा कि जो पिछला प्रोसेस था उसकी करंट स्टेट को सेव करेगा, ठीक है। और जो नया प्रोसेस वो एग्जीक्यूट करने लगा है उसको वहां से स्टार्ट करेगा जहां से उसने छोड़ा था, यानी सेफ स्टेट में से उसकी इंफॉर्मेशन लेगा। अब यहाँ पे जैसे प्रोसेस 0 था, एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, कोई इंटरप्ट सिस्टम कॉल आई, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी जो प्रोसेस 0 उसका जो पीसीबी में उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो सेव होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेव होगी। और उसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में था उसकी जो भी लास्ट स्टेट थी उसको लोड किया जाएगा पीसीबी से, ठीक है। और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी P1 जो है वो स्टॉप हो गया, उसकी करंट स्टेट जो है वो पीसीबी में अपडेट कर दी गई। और उसके बाद जो P1 था उसकी स्टेट उसे लोड करके उसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया। जब उसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो उस टाइम पे P0 जो है वो आइडल है, ठीक है। अब जैसे ही P1 जो है उसकी कोई मतलब उसका कोई इंटरप्ट कॉल होता है या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो क्या होगा कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसे उसको पीसीबी में अपडेट किया जाएगा, ठीक है। और अगर उस टाइम पे पीसीबी 0 जो है वो अगर वेट कर रहा था तो उसकी जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसे लोड किया जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये जो पीसीबी 1 के अंदर यानी जो पीसीबी के अंदर पुरानी इंफॉर्मेशन को लेना और नई इंफॉर्मेशन को सेव करना है, ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है कि जब एक प्रोसेस से सीपीयू लिया जा रहा है तो उसकी स्टेट को पीसीबी में अपडेट किया जा रहा है, और जब एक प्रोसेस को सीपीयू दिया जा रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन पीसीबी से ली जा रही है, ठीक है। दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन पीसीबी, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज प्योर ओवरहेड। अब ये जो स्विचिंग का टाइम है ना जिसमें आप एक से लेके दूसरे को दे रहे हैं, ये ओवरहेड है, ठीक है। आप इसको इसी तरह से समझ लें कि दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों के पास एक ही पेन है, ठीक है, और दोनों ने पेपर करना है आधे घंटे के अंदर। अब हम ये कहते हैं कि ठीक है, एक स्टूडेंट जो है जब तक उसे आंसर आ रहा है वो उस पेन से काम करता रहे, ठीक है। जैसे ही उसको लगेगा कि उसने कुछ सोचना है तो वो पेन दूसरे स्टूडेंट को दे दे। अब जब वो दूसरे स्टूडेंट को दे देता है और दूसरा स्टूडेंट उस पेन को यूज करके काम करना शुरू कर देता है, तो पहला स्टूडेंट जो है फर्ज कर लो उसके जहन में आंसर आ भी गया है तो उसको वेट करना पड़ता है दूसरे स्टूडेंट का कि जब वो पेन फारिग होगा तभी उसको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है इसमें ऑब्वियसली टाइम वेस्ट हो रहा है ना,
तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनके अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम कम होता है, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और जिसमें ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा टाइम लेती है वहाँ पे फिर परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। अच्छा, अब ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है टाइम है, ये डिपेंड करता है हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कितने रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और कितने मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो सेम टाइम पे लोड हो रहे होते हैं। अब अगर हम बात कर लें मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम, सम मोबाइल सिस्टम्स फॉर एग्जांपल अर्ली वर्जन ऑफ iOS अलाउ ओनली वन प्रोसेस टू रन, अदर सस्पेंडेड, ठीक है। अगर आप पुराने मोबाइल्स की बात करें तो उनके अंदर ऐसा ही होता था कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता था, और अगर कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने की मतलब आप कोशिश भी करें तो वो नहीं होते थे, मतलब आप सिर्फ एक ही काम कर सकते थे। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आप कोई और मैसेज नहीं कर सकते, अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यू टू स्क्रीन रियल स्टेट यूजर इंटरफेस लिमिट्स आईओ प्रोसेस। एक सेकेंड बच्चों, ये पहले करके बैठना था बेटा। Due to screen real estate, user interface limits. उसको देखने दो ना स्क्रीन पे से, उसमें पासवर्ड डालना है। देखो, due to screen real estate, user interface limits iOS provides for a single foreground process controlled via user interface, multiple background processes in memory running, but not on the display with limits. ठीक है, अब मोहम्मद क्या बात है बेटा? सॉरी, सिंगल फोरग्राउंड प्रोसेस कंट्रोल वाया यूज़र इंटरफेस। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक ही फोरग्राउंड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड पे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जो मेमोरी में होते हैं, जो रन हो रहे होते हैं, मगर डिस्प्ले सिर्फ एक ही हो रहा होता है, और मतलब जो पीछे बैकग्राउंड में चल भी रहे होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे लिमिट्स इंक्लूड शॉर्ट टास्क, रिसीविंग नोटिफिकेशंस ऑफ इवेंट्स, स्पेसिफिक लॉन्ग रनिंग टास्क लाइक ऑडियो प्लेबैक, ठीक है। इस तरह के काम जो हैं वो सिर्फ हो रहे होते हैं, यानी फोरग्राउंड पे एक प्रोसेस और बैकग्राउंड पे अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं भी तो वो लिमिट्स के साथ है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया, कोई ऑडियो प्लेबैक हो गया, इस तरह की चीज़ें। अगर हम एंड्रॉयड रन्स फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड विद फ्यूअर लिमिट्स। अब जो एंड्रॉयड है उसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों चल रहे होते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेसेस यूज अ सर्विस टू परफॉर्म टास्क, service can keep running even if background process is suspended, service has no user interface, small memory use। अब अगर हम बात करें ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस की, प्रोसेसेस के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं वो क्रिएशन का है, यानी प्रोसेस क्रिएट हो और प्रोसेस टर्मिनेट हो, ठीक है। अब अगर प्रोसेस क्रिएशन की बात करें तो parent process can create child processes which in turn create other processes, forming a tree of processes, ठीक है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये नहीं है कि एक प्रोसेस क्रिएट हो गया, दैट्स इट। अब वो प्रोसेस आगे अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और फिर चाइल्ड प्रोसेस आगे फर्दर अपने चाइल्ड क्रिएट कर सकता है, यानी वो एक ट्री बना लेता है, ठीक है। जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाइड एंड मैनेज्ड वाया प्रोसेस आइडेंटिफायर। ये बात हमने पहले कही कि हर प्रोसेस जो है, क्योंकि ऑब्वियसली
मल्टीपल प्रोसेसेस बन रहे हैं तो हर प्रोसेस के पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, ठीक है, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, फिर जिसको आप PID या प्रोसेस आइडेंटिफायर कहते हैं। उसके अलावा रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शंस हैं। रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं। पहली, पेरेंट एंड चिल्ड्रन शेयर ऑल रिसोर्सेज, जिसमें पेरेंट और चिल्ड्रन तमाम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। फिर चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेज, कि चिल्ड्रन सिर्फ कुछ रिसोर्सेज पेरेंट्स की शेयर कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन ये है कि पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज, ठीक है। इसकी एग्जाम, अच्छा, जब आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रहे हैं या एक प्रोसेस जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट कर रहा है या चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट कर रहा है, तो सबसे पहले हर प्रोसेस की अपनी एक यूनिक आईडी होगी जिसे आप कहते हो प्रोसेस आईडी। दूसरी बात ये कि उनके अंदर रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन होगी कि वो किस तरीके से रिसोर्स शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके पास ऑप्शन होगी एग्जीक्यूशन ऑप्शन, पेरेंट एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, यानी पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे, या फिर पेरेंट वेट्स अंटिल चाइल्ड टर्मिनेट्स, यानी जब तक अगर पेरेंट ने चाइल्ड क्रिएट कर लिया है तो जब तक चाइल्ड पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता पेरेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और एड्रेस स्पेस की ऑप्शन है, दैट इज कि चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट, कि चाइल्ड जो है वो एग्जैक्टली पेरेंट का डुप्लीकेट होगा, या फिर चाइल्ड हैज़ अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। अब मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ कि देखें हमारा पर्पस क्या होता है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर है उसका काम क्या है कि उसने जब प्रोसेस क्रिएट करना है तो उसने इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक। एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन की बात हुई, जैसे कल की क्लास में किसी स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा कि रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन में आप ये कह रही हैं कि पेरेंट चाइल्ड तमाम रिसोर्सेज भी शेयर करें और ये भी हो सकता है कि वो सबसेट ऑफ रिसोर्सेज शेयर करें। तो इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देती हूँ कि सपोज कर लो कि आपके घर में एक गाड़ी है, ठीक है। अबू ने एक गाड़ी ली है और अबू ये कहते हैं कि ठीक है गाड़ी है, लेकिन ये एक ही गाड़ी मैं भी यूज़ करूँगा और आप भी यूज़ करेंगे, दैट मीन्स दैट रिसोर्स विल बी शेयर्ड बाय द पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड, ठीक है। अब अगर अब्बू ने गाड़ी ले ली है तो वही गाड़ी जो है वो आप भी यूज़ करेंगे और अब्बू भी यूज़ करेंगे, बट सेम टाइम पे या अब्बू यूज़ करेंगे या आप यूज़ करेंगे। मतलब ये कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है और आप किसी और, आपका वे कोई और है और अब्बू का वे कोई और है, तो या और दोनों का की स्ट्रैटेजी यही है कि मैंने ड्राइव करके लेके जानी है, तो या अब्बू लेके जा सकते हैं या आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि रिसोर्स शेयरिंग हो, जैसे गाड़ी ली है, वो गाड़ी जो है वो अब्बू कहते हैं कि नहीं वो तो मैं ही यूज़ करूँगा, लेकिन बाइक्स दो ले लेते हैं। वो मतलब गाड़ी जो है वो हम शेयर करेंगे, मतलब इस तरह है कि वो जब मैं नहीं यूज़ करूँगा तब आप यूज़ करने, और जब आप नहीं यूज़ करेंगे तब मैं यूज़ कर लूँगा। और बाइक्स अलग अलग रख लेते हैं, आपने अपनी बाइक यूज़ करनी है और मैंने अपनी बाइक यूज़ करनी है, यानी सबसेट ऑफ रिसोर्सेज आर शेयर, कि कोई रिसोर्स जो है वो दोनों शेयर करेंगे और कोई रिसोर्स ऐसी होगी जो सिर्फ पेरेंट यूज़ करेगा और चाइल्ड यूज़ नहीं करेगा। चाइल्ड कैन ओनली शेयर द सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेज। और तीसरा ये है कि अब्बू कहते हैं मैं तो गाड़ी यूज़ करूँगा, आपने बाइक यूज़ करनी है, ना आपने मेरी गाड़ी यूज़ करनी है ना मैंने आपकी बाइक यूज़ करनी है, यानी पेरेंट और चाइल्ड जो हैं वो रिसोर्सेज शेयर नहीं करते हैं, उनके अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, ठीक। एग्जीक्यूशन ऑप्शंस, एग्जीक्यूशन ऑप्शंस, अब जैसे रिसोर्स शेयरिंग की बात है ना, उसी की बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या पेरेंट और चाइल्ड जो हैं वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब देखें अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जी गाड़ी है और अब्बू कहते हैं कि जी एक ही गाड़ी है और हमने शेयर करनी है, ठीक है। अब उसी पे अब्बू ने जाना है कहीं और आपने जाना है किसी और सिटी, ठीक है। आप दोनों का रास्ता अलग है, आप लोग कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, ठीक है। रिसोर्स शेयर हो रही है, या तो अब्बू गाड़ी लेके जाएंगे या फिर आप गाड़ी लेके आएंगे। उन्होंने ऑफिस जाना है, आपने यूनिवर्सिटी आना है, उनका रास्ता फ़र्क है, आपका रास्ता फ़र्क है, तो या वो ऑफिस लेके जा सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो कि नहीं जी उनके पास गाड़ी है और आपके पास बाइक है, तो आप कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप सेम टाइम पे घर से बाहर निकल सकते हैं और अपने अपने काम कर सकते हैं। कहते हैं कि ठीक है गाड़ी आप यूज़ करोगे लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी से वापस आ जाओगे तभी मैं ऑफिस जाऊँगा,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब चाइल्ड अपना काम कंप्लीट कर लेगा उसके बाद फिर पेरेंट, तो शेयर्ड रिसोर्स हो तो उसके बाद फिर आपने एग्जीक्यूशन का भी सोचना है कि आप एग्जीक्यूशन की क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। ठीक है। इट कैन बी कॉन्करेंट, इट कैन बी कि पहले चाइल्ड कंप्लीट हो उसके बाद फिर पेरेंट जो है उस रिसोर्स को यूज करें। फिर एड्रेस स्पेस, अब ये भी हो सकता है कि चाइल्ड जो है वो एग्जैक्टली पेरेंट का डुप्लीकेट हो, और ये भी हो सकता है कि चाइल्ड हैज़ अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। ठीक है। सो सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक प्रोसेस क्रिएट कर लिया। ठीक है। प्रोसेस क्रिएट, सोर्स शेयरिंग है, एग्जीक्यूशन है, एड्रेस स्पेस है। ठीक। फिर उसके बाद जो प्रोसेस क्रिएट किया जाता है, तो यूनिक्स के अंदर प्रोसेस क्रिएट करने के लिए फोक सिस्टम कॉल है। अगर आपको याद हो तो लेक्चर 2 के अंदर मैंने डिफरेंट सिस्टम कॉल्स का एक स्लाइड थी जिसमें मैंने कहा था जी विंडोज़ की सिस्टम कॉल ये है, और जो है ना यूनिक्स की ये है। तो यूनिक्स में अगर आप नया प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑप्शन या जो सिस्टम कॉल यूज़ होती है दैट इज़ फोक। ठीक है। इसी तरह एग्जिक सिस्टम कॉल है कि जो यूज़ होती है फोक के बाद। ठीक है। ताकि टू रिप्लेस द प्रोसेस मेमोरी एड्रेस स्पेस विद अ न्यू प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद पेरेंट प्रोसेस कॉल वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू टर्मिनेट। यूनिक्स के अंदर पेरेंट प्रोसेस सिर्फ उसी वक्त एग्जीक्यूट हो सकता है जब उसका चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट, यानी चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है। यानी पेरेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगर उसका चाइल्ड प्रोसेस है तो वो चाइल्ड प्रोसेस पहले अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, वो एग्जिट होगा, पेरेंट उस वक्त वेटिंग कंडीशन में होगा, और उसके बाद फिर पेरेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर वो मतलब अपना काम कंप्लीट करेगा। ठीक। अब दिस इज अबाउट यूनिक्स, लेकिन आपने जैसे जो केस स्टडी आप करेंगे तो आपने अपनी केस स्टडी के हिसाब से देखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद आप लोगों ने मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम देने होंगे जिस पे आप केस स्टडी तैयार करेंगे, जिसकी बेसिस पे आपके इंटरनल के नंबर लगेंगे। आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखना है कि वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। क्या वो एक तो ये कि प्रोसेस क्रिएट करने के लिए वो कौन सी कमांड यूज़ करता है प्रोसेस, और उसके अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी है, वो रिसोर्स शेयरिंग के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, वो एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, वो एड्रेस स्पेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, ये फिर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बताएंगे। यहाँ पे हमने कहा कि जो यूनिक्स जो है वो ये काम करता है कि पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, बल्कि जब तक चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरह अगर आप लिनक्स की बात करें तो लिनक्स की यहाँ पे यानी कि ट्री बनी हुई है। सबसे पहले आपका जो पेरेंट प्रोसेस है वो सिस्टम है, फिर वो सिस्टम प्रोसेस जो है वो आगे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है लॉगिन का, फिर वो आगे जो है चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है बैश का, फिर वो आगे पीएस और वीआईएम। ठीक है। इसी तरह सिस्टम प्रोसेस जहाँ लॉगिन प्रोसेस क्रिएट करता है तो वो SSHD प्रोसेस क्रिएट करता है, फिर वो आगे ये वाला प्रोसेस और वो आगे ये वाला प्रोसेस, और हर प्रोसेस की प्रोसेस आईडी जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह वो ट्री बना लेता है। ठीक है। अब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। आपको ये ट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये सी का प्रोग्राम है जिसमें उसने क्या किया हुआ है कि उसने पहले फाइल्स क्रिएट की, फाइल्स क्रिएट करने के बाद वो फाइल्स इंक्लूड की, इंक्लूड करने के बाद उसने एक वेरिएबल रखा प्रोसेस आईडी का। ठीक है। और फिर एक प्रोसेस क्रिएट किया बाय कॉलिंग द फंक्शन ऑफ फोक। ठीक है। और अगर वो लेस देन 0 है तो उसने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, और अगर वो इक्वल टू 0 है तो उसने एक मैसेज एक्सेप्शन कॉल करवा दी, और अदरवाइज वो वेटिंग कंडीशन में चला गया। एक सी का सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है। आपने प्रोग्राम अगेन याद नहीं करना, लेकिन वैसे ही आपको एज ए सैम्पल कि ये कॉल्स किस तरीके से यूज़ होती हैं। ठीक। उसके बाद प्रोसेस क्रिएट करना मतलब ये कि ऑब्वियसली उसको एग्जीक्यूट होने के लिए पहले क्रिएट होना है, उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इसी तरह जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसे टर्मिनेट होना होता है। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट्स लास्ट स्टेटमेंट एंड देन आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम
टू डिलीट इट यूजिंग एग्जिट सिस्टम कॉल। जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसके लिए ज़रूरी है कि वो टर्मिनेट भी हो, ठीक है। और टर्मिनेशन के लिए एग्जिट की सिस्टम कॉल है, ठीक है। रिटर्न स्टेटस फ्रॉम द चाइल्ड टू द पेरेंट वाया वेट। अगर क्या कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था तो वो फिर अपना स्टेटस रिटर्न करता है पेरेंट को वेट सिस्टम कॉल के थ्रू, ठीक है। फिर प्रोसेस रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या होता है कि जब आपने प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब प्रोसेस टर्मिनेट होगा या ख़त्म होगा तो फिर उसकी जो जो रिसोर्सेज उसने ली होंगी वो रिसोर्सेज उसने वापस भी करनी है, ठीक है। अपने पास नहीं रख लेनी। जैसे आपकी क्लास खत्म होती है तो आपको मल्टीमीडिया हर सूरत वापस भी करना है ताकि वो कोई और यूज़ कर सके। So deallocation of the resources is also an important factor. The parent may terminate the execution of children processes using the abort system call. Some reasons for doing so. अब ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स जो है वो अपने चिल्ड्रन को टर्मिनेट कर दे, ठीक है। अबॉर्ट मतलब फोर्सफुली टर्मिनेट कर दे अबॉर्ट सिस्टम कॉल के थ्रू। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसका पहला रीज़न ये है कि चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज। चाइल्ड ने जितनी रिसोर्सेज उसे एलोकेट हुई हुई थी उससे ज़्यादा ले ली हैं। टास्क असाइन टू द चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। कि चाइल्ड को कोई टास्क मिला था लेकिन अब वो टास्क रिक्वायर्ड नहीं है तो पेरेंट फिर उसे टर्मिनेट कर सकता है। और तीसरा, पेरेंट इज एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ अ पेरेंट टर्मिनेट्स, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि चाइल्ड सिर्फ उसी वक्त एग्जीक्यूट हो सकता है जब उसका पेरेंट मौजूद हो, तो अगर पेरेंट किसी वजह से एग्जिट कर रहा है तो वो जितने उसके चिल्ड्रन हैं उनको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। अगेन डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रैटेजी पे। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। बट पेरेंट जो है वो चाइल्ड को टर्मिनेट कर सकता है ड्यू टू मेनी रीजंस। सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू नॉट अलाउ चाइल्ड टू एग्जिस्ट इफ इट्स पेरेंट हैज टर्मिनेटेड, ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं कि जब तक अगर उनका पेरेंट टर्मिनेट हो जाता है तो वो अलाउ नहीं करते कि चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहे। वो कहते हैं कि जी चाइल्ड को भी साथ ही टर्मिनेट हो जाना चाहिए। इफ अ प्रोसेस टर्मिनेट्स देन ऑल इट्स चिल्ड्रन मस्ट आल्सो बी टर्मिनेटेड। अगर ऐसा हो कि जी पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है तो जितने उसके चिल्ड्रन हैं वो सब टर्मिनेट हो जाएं तो इसको आप कहते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। ऑल चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन आर टर्मिनेटेड। द टर्मिनेशन is initiated by the operating system, ठीक है। किसी भी वजह से अगर पेरेंट में कोई कुछ ऐसा है कि पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था और उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, कोई मसला आ गया है या किसी भी वजह से उसको ख़त्म होना पड़ रहा है तो जितने उसके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो सब के सब अगर टर्मिनेट हो जाएं, ठीक है, अगर ऐसी प्रोग्रामिंग हुई हुई है तो फिर आप ये कहते हैं कि ये जो है कैस्केडिंग टर्मिनेशन है, ठीक है। The parent process may wait for termination of a child process by using the wait system call. ऐसा हो सकता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये फैसिलिटी भी है कि नहीं पेरेंट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ भी गई है स्टिल वो चाइल्ड का वेट करेगा कि जब चाइल्ड कंप्लीट हो जाए बाय यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल, फिर वो जो है वो टर्मिनेट हो। द कॉल रिटर्न स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड द PID ऑफ द टर्मिनेटेड प्रोसेस। If no parent waiting did not invoke wait process is a zombie, ठीक है। अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था और उसका कोई पेरेंट जो है वो उसका वेट नहीं कर रहा, यानी पेरेंट ने वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट नहीं करवाई, ठीक है, तो फिर वो प्रोसेस जो है वो ज़ॉम्बी कहलाएगा। और अगर पेरेंट टर्मिनेट हो गया विदाउट इन्वोकिंग वेट, ठीक है, तो प्रोसेस जो है वो ऑर्फन कहलाएगा। अब Android process importance hierarchy. Mobile operating systems often have to terminate processes to reclaim system resources such as memory from most to least. आपके एंड्रॉयड में मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैं, विजिबल प्रोसेसेस हैं, सर्विस प्रोसेसेस हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस हैं, एम्प्टी प्रोसेस हैं, ठीक। अब किसी भी वजह से किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होगी, मेमोरी जो है उस वो आपको वापस चाहिए, कोई ऐसी चीज़ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड
जो है वो आपके प्रोसेसेस को टर्मिनेट करता है फ्रॉम यानी कि सबसे पहले जो लीस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करता है, उसके बाद फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। अब जो हायरार्की बनी हुई है वो ऐसे है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है वो फोरग्राउंड प्रोसेस है और सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है वो एम्प्टी प्रोसेस है। तो अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेसेस को टर्मिनेट करना होगा तो वो पहले एम्प्टी प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा, फिर बैकग्राउंड प्रोसेस को, फिर सर्विस प्रोसेस को, फिर विजिबल प्रोसेस को और सबसे आखिर में फोरग्राउंड प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा। अच्छा, मल्टीपर्पज आर्किटेक्चर की एग्जांपल जो है वो क्रोम ब्राउज़र है। मेनी वेब ब्राउज़र्स रन एज अ सिंगल प्रोसेस। अभी तक भी कुछ ऐसे प्रोसेस वेब ब्राउज़र्स हैं जो एज अ सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इफ़ वन वेबसाइट कॉजेज ट्रबल, एंटायर ब्राउज़र कैन क्रैश और हैंग, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रोम ब्राउज़र की बात करें तो वो मल्टी प्रोसेस है, ठीक है। उसमें 3 डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। सबसे पहला है ब्राउज़र प्रोसेस, मैनेजेस यूज़र इंटरफेस, डिस्क एंड नेटवर्क आईओ, ठीक है। जो बेसिक यानी कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं तो उसके 3 डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। एक ब्राउज़र है, दूसरा रेंडर है और तीसरा प्लगइन है। ब्राउज़र जो है वो आपके यूज़र इंटरफेस को मैनेज कर रहा है, डिस्क को मैनेज कर रहा है, नेटवर्क आईओ को मैनेज कर रहा है। जो रेंडर है वो वेब पेजेस को डील कर रहा होता है, आपकी HTML जावास्क्रिप्ट को डील कर रहा होता है। और हर वेबसाइट के लिए एक नया रेंडर ओपन हो जाता है, जिसे आप कहते हो नया टैब ओपन हो जाता है, ठीक है। जो उस टैब के वेब पेज, उसकी HTML, उसकी जावास्क्रिप्ट को डील कर रहा होता है, ठीक है। रन्स इन सैंडबॉक्स, रिस्ट्रिक्टिंग डिस्क एंड नेटवर्क आईओ, मिनिमाइजिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स। और तीसरा जो चीज़ क्रोम ब्राउज़र में है, या तीसरा जो प्रोसेस क्रोम ब्राउज़र में है, दैट इज़ प्लगइन, ठीक है। आपने अक्सर ब्राउज़र के ऊपर प्लगइन्स यूज़ किए होंगे, वो अलग से काम कर रहे होते हैं, मतलब दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, रेंडर इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस एंड ब्राउज़र इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, और तीनों फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपके क्रोम में हैं। अगर इससे पहले आपने यूज़ किया हो तो ऐसे होता था कि आप एक टाइम पे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर था, एक टाइम पे एक ही पेज ओपन होता था, ठीक है, और उस पर कोई प्लगइन और कोई चीज़ नहीं। लेकिन अब जो है, जैसे आप क्रोम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये फैसिलिटी है कि आप 3 चीज़ें सेम टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमने कहा जी, अब प्रोसेसेस की पहली चीज़ तो ये थी कि प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या है या उसकी इंफॉर्मेशन क्या है और वो किस तरह कंट्रोल होता है। फिर हमने बात की कि प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोसेस टर्मिनेट होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोसेसेस क्रिएट भी होते हैं, टर्मिनेट भी होते हैं, इसके अलावा प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन भी होती है, ठीक है, विच इज़ नोन एज, दैट कैन बी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और रिमोट प्रोसीजर कॉल। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, अब आपके कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो ना किसी दूसरे प्रोसेस से इफ़ेक्ट होते हैं, ना किसी दूसरे प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं कि जो, नहीं बेटा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज इंक्लूडेड। अच्छा, जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है बेसिकली कि जब एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहा है या उससे इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो आपका कहलाता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है। रीजंस फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस, अगर दो प्रोसेसेस ने आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, कंप्यूटेशन स्पीड अप करनी है, मॉड्यूलैरिटी है, कन्वीनियंस है, इसकी वजह से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकती है, यानी दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकती है। एक आपके पास है शेयर्ड मेमोरी और दूसरा आपके पास है मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी, जैसे कि एग्जांपल डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। शेयर्ड मेमोरी के अंदर दो प्रोसेसेस एक पार्ट ऑफ मेमोरी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। जिस प्रोसेस ने कोई डेटा दूसरे प्रोसेस को देना है वो उस शेयर्ड मेमोरी में रख देगा, और जिस प्रोसेस ने डेटा लेना है वो उस शेयर्ड मेमोरी से डेटा ले लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद
आपके पास है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग के अंदर मैसेज क्यू यूज़ होता है और मैसेज पासिंग बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं। इस जो हम बात करते हैं ना, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके पास दोनों प्रोसेसेस में से एक होगा प्रोड्यूसर प्रोसेस और दूसरा होगा कंज्यूमर प्रोसेस। प्रोड्यूसर प्रोसेस वो प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और कंज्यूमर प्रोसेस वो प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन ले रहा है या इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास अनबाउंडेड बफर है और बाउंडेड बफर है। अनबाउंडेड बफर places no practical limit on the size of the buffer. Producer never waits, consumer waits if there is no buffer to consume. ठीक, अनबाउंडेड बफर के अंदर प्रोड्यूसर यानी जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन दे रहा है वो जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन दे, वो इंफॉर्मेशन देता जाता है। ठीक है, और वेट नहीं करता कि रिसीवर को रिसीव हुआ है या नहीं, बस वो इंफॉर्मेशन देता जाता है। और कंज्यूमर जो है वो बस उस वक्त तक वेट करता है जब तक बफर खाली है। ठीक है, जैसे ही बफर आता है वो कंज्यूमर जो है वो उसमें बफर में इंफॉर्मेशन आती है, वो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन लेता जाता है। बाउंडेड बफर के अंदर there is a fixed size of buffer. Producer must wait if all buffers are full. ठीक है, अब क्या होगा कि बफर का साइज जो है वो फुल होगा और प्रोड्यूसर बफर में सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन डाल सकता है जितना बफर का साइज है। और जैसे ही बफर का साइज फुल हो जाएगा तो प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा कि अब जैसे ही बफर खाली होगा उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, तब वो उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकता है। कंज्यूमर वेट्स इफ देयर इज नो बफर टू कंज्यूम। अब अगर हम शेयर्ड मेमोरी की बात करें, एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर्ड अमंग द प्रोसेसेस दैट विश टू कम्युनिकेट, द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल of the user processes, not the operating system. Major issue is to provide mechanism that will allow the user process to synchronize their actions when they access shared memory. बेसिकली दो प्रोसेसेस हैं, वो अब एक पार्ट ऑफ मेमोरी शेयर करते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस ने इंफॉर्मेशन देनी है वो उस मेमोरी के अंदर रखता है और जिसने इंफॉर्मेशन लेनी है वो उस शेयर्ड मेमोरी से इंफॉर्मेशन उठा लेता है। ठीक है, इसका जो ड्रॉबैक है दैट इज़ कि ये दो प्रोसेसेस के दरमियान ही हो सकती है। ठीक है, कोड लिखा हुआ है, आप इस कोड को बेशक याद ना करें, सिंपल वैसे आपको बता देती हूँ कि प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, और उतनी इंफॉर्मेशन दे सकता है जितना बफर का साइज़ है, अगर बाउंडेड बफर यूज़ कर रहे हैं, और अगर अनबाउंडेड बफर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो इंफॉर्मेशन देता जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इंफॉर्मेशन दूसरे ने रिसीव की है या नहीं की। ठीक है, और इसी तरह कंज्यूमर, अगर अनबाउंडेड बफर है तो कंज्यूमर इंफॉर्मेशन लेता जाता है, लेकिन अगर बफर खाली हो गया है तो फिर वो वेट करता है जब बफर में इंफॉर्मेशन आएगी तब इंफॉर्मेशन ले लेगा। What about filling all the buffers? Suppose that we want to provide solution to consumer producer problem that fills all the buffers. We can do so by having an integer counter. अब क्या होता है कि आपने कहा कि जी ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो इंफॉर्मेशन देता जाता है, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन लेता जाता है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन देता जाता है तो हम क्या करते हैं कि काउंटर वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, जब वो इंफॉर्मेशन डालता है तो काउंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, और जब वो इंफॉर्मेशन ली जाती है यानी कंज्यूमर जब उस इंफॉर्मेशन को ले लेता है तो काउंटर को डिक्रीमेंट करते जाते हैं। ठीक है, उसका कोड, उसके बाद रेस कंडीशन, ये बेसिकली एग्जांपल है, आप इस कोड को बेशक ना करें। इसके बाद प्रोसेसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट रिस्टोरिंग टू शेयर्ड वेरिएबल्स। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड्स। अच्छा, अब अगर मैसेज पासिंग करनी है, शेयर्ड मेमोरी में हमने क्या कहा कि आपके पास दो प्रोसेसेस मेमोरी शेयर करेंगे। ठीक है, एक प्रोसेस उसके अंदर मेमोरी डालता, वो इंफॉर्मेशन डालता जाएगा और दूसरा निकालता जाएगा। ठीक है, और अगर इसके लिए आप बफर का साइज फिक्स कर दें, ठीक है, और एक काउंटर रख लें, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जब भी बफर के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी आप काउंटर को इंक्रीमेंट करें, जब बफर से इंफॉर्मेशन निकलेगी काउंटर को डिक्रीमेंट करें। ठीक है, काउंटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और अगर बफर का साइज जो है वो एक्सीड हो जाता है तो फिर जो है वो
प्रोड्यूसर को इंफॉर्मेशन डालने नहीं देता, और अगर बफर खाली होता है, काउंटर ज़ीरो है, तो कंज्यूमर उसमें से कोई चीज़ निकाल नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है मैसेज पासिंग। Processes communicate with each other while restoring to shared variable. IPC facility provides two operations, send and receive. The message size is either fixed or variable. इसमें आप दो operations use कर सकते हैं, एक send का और दूसरा receive का। ठीक है, मैसेज साइज जो है वो फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। If processes P and Q wish to communicate, they need to establish a communication link between them, exchange messages via send and receive. अब सबसे पहले अगर दो प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो पहले कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद कम्युनिकेशन करेंगे। यानी मैंने अगर आपसे बात करनी है या फैसल से बात करनी है तो मैं पहले उसे कॉल मिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं मैसेज सेंड और रिसीव कर सकती हूँ, यानी मैं बात सुन सकती हूँ या बात कह सकती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जब प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है वाया मैसेज पासिंग, तो पहले वो एक कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद फिर मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है,